Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer Ghauri. स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी कर रहे थे, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और आज की क्लास में जो इस चैप्टर का टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का साइंस की जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनसे क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि साइंस जो है उसमें 3 बड़ी ब्रांचेस हैं। साइंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ब्रांचेस। पहली ब्रांच इसमें होती है केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, मैटर, एलिमेंट, इन चीज़ों को स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। फिर दूसरी ब्रांच आती है जी बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। और साइंस की जो तीसरी मेजर ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम एनर्जी के मामले में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये साइंस की 3 बड़ी ब्रांचेस हैं, और भी ब्रांचेस होती हैं, बट दे आर द 3 मेजर ब्रांचेस। देखा जाए तो ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे से सेपरेट हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को आप स्टडी कर रहे हैं इन तीनों ब्रांच में। इन तीनों का डोमेन अलग अलग है। केमिस्ट्री में आप मैटर्स को पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में आप जानदारों को पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में आप एनर्जीज को पढ़ते हैं। तो ये 3 ब्रांचेस, ये तीनों ब्रांचेस, दे आर सेपरेट, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब इसी तरह इसी में ही बायोलॉजी है जी, जो हम पढ़ते हैं। बायोलॉजी एक अच्छी, मज़ेदार, इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जानदारों के बारे में स्टडी किया जाता है। अब जैसे जैसे हम बायोलॉजी में एडवांस होते गए, बायोलॉजी में हमारी जो रिसर्च है वो बढ़ती गई, बायोलॉजी में हमारी तहकीक बढ़ती गई, बायोलॉजी में जो हमारी मालूमात है उसमें इजाफा होता गया, तो आगे जाके बायोलॉजी में कुछ ऐसे टॉपिक्स आए, कुछ ऐसे मामले आए जिनको मुकम्मल तौर पर क्लियरली समझने के लिए, हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ने लगी। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मिसाल के तौर पे बायोमोलिक्यूल्स। हम जानते हैं जी कि वो मॉलिक्यूल्स जो जानदार की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जानदार को चाहिए होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स का जो मामला होता है वो प्योरली बायोलॉजी का है। जानदारों के मॉलिक्यूल्स है ना भाई, तो जानदारों के मॉलिक्यूल्स हैं तो बायोलॉजी में ही पढ़ा जाएगा। बट इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री की भी मालूमात चाहिए होगी, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर मेटाबॉलिज्म का मामला हुआ, मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन, मॉलिक्यूल्स का जो रिएक्शन है, बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए जिनको स्टडी करने के लिए हमें बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ने लग गई। सिमिलरली बायोलॉजी के अंदर हमें फिजिक्स की भी ज़रूरत पड़ने लग गई। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, ऐसे बहुत सारी हमारे पास मामले थे, या यूं कह लें कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स थी कि जो हम बायोलॉजी में अप्लाई करने लग गए और उससे हम बायोलॉजी में फ़ायदा उठाने लग गए। सो ये तीनों ब्रांचेस जो कि बज़ाहिर एक दूसरे से सेपरेट थी, बट जैसे ही हम बायोलॉजी में एडवांस हुए, वी नीड सम ब्रांचेस, हमें मज़ीद कुछ ऐसी ब्रांचेस चाहिए जो हमारी बायोलॉजी को साइंस की जो अदर ब्रांचेस हैं उनसे लिंक करें। सही, हमें ऐसी ब्रांच चाहिए जो बायोलॉजी को केमिस्ट्री से लिंक करे, ताकि बायोलॉजी में वो तमाम टॉपिक्स जिनको स्टडी करने के लिए हमें केमिस्ट्री की भी मालूमात चाहिए, वो टॉपिक हम उस ब्रांच में पढ़ सकें। सिमिलरली हमें ऐसी ब्रांच भी चाहिए जिसके जो बायोलॉजी को फिजिक्स से लिंक करे, ताकि वो तमाम टॉपिक्स जिसमें बायोलॉजी के साथ साथ हमें फिजिक्स की भी मालूमात चाहिए हो, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, तो उन टॉपिक्स को हम उस ब्रांच में डिस्कस कर सकें। सो ऐसी जो ब्रांचेस होती हैं जो साइंस की एक ब्रांच को साइंस की दूसरी ब्रांच से लिंक करती हैं, उन ब्रांचेस को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है।
सो अब बायोलॉजी की कौन कौन सी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस है वो देखते हैं। बायोलॉजी की जो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायोकेमिस्ट्री। ये बायोलॉजी को साइंस की एक बड़ी मेजर ब्रांच है केमिस्ट्री, उससे लिंक कर देती है। अभी हम पढ़ते हैं जी कि फिर इस बायोकेमिस्ट्री में हमने क्या स्टडी करना है, वो कौन से टॉपिक हमने स्टडी करने होंगे जिनको स्टडी करने के लिए हमें केमिस्ट्री की भी जरूरत पड़ रही है। इसी तरह एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोफिजिक्स, जो बायोलॉजी को फिजिक्स से लिंक कर देती है। अगली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो हम स्टडी करेंगे वो है बायोमेट्री, ये बायोलॉजी को मैथमेटिक्स से लिंक कर देती है। अभी बताते हैं आपको कि बायोमेट्री में हम फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कौन से ऐसे टॉपिक स्टडी करेंगे जहां हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोजियोग्राफी, ये बायोलॉजी को ज्योग्राफी से लिंक कर देती है। इसमें आप वो टॉपिक पढ़ते हैं जिसके अंदर जिनका ताल्लुक तो जानदारों से होता है, बट उनको स्टडी करने के लिए हमें ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। और आखिरी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो हम स्टडी करेंगे वो है बायो इकोनॉमिक्स, ये बायोलॉजी को इकोनॉमिक्स से लिंक कर देती है। तो इन 5 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं। सो इनमें पहली जो हमारे पास है वो है बायोकेमिस्ट्री। ये एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो बायोलॉजी को केमिस्ट्री से लिंक कर देती है। इस ब्रांच में हम उन टॉपिक्स को, उन फिनोमिना को, उन मामलों को स्टडी करते हैं जिनका ताल्लुक तो जानदारों से हो, लेकिन उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, सही तरीके से समझने के लिए हमें केमिस्ट्री की जरूरत पड़े। समझ में आई बात? ताल्लुक तो जानदारों से होगा, लेकिन क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुकम्मल समझने के लिए हमें केमिस्ट्री की जरूरत होगी, तो उसको कह रहे हैं हम बायोकेमिस्ट्री। एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं जी इसके अंदर? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि वो मॉलिक्यूल्स जो जानदार की बॉडी में होते हैं उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। 4 बड़े ग्रुप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। ये 4 बड़े बायोमोलिक्यूल्स के ग्रुप होते हैं। ये चारों जानदार की बॉडी में होते हैं। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, हमारी बॉडी में लिपिड्स भी होगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन भी होता है, हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स भी होता है। बायोकेमिस्ट्री में एक तो आप इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, ये बने हुए किन किन एटम से, किन किन मॉलिक्यूल से ये बने हुए होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, एक तो आप बायोकेमिस्ट्री में इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जाहिर बात है ये मॉलिक्यूल्स हैं जी, इनको सही तरीके से समझना है तो केमिस्ट्री की जरूरत होती है। एक तो बायोकेमिस्ट्री में आप इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी कंपोजिशन। उसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होंगे जिसके अंदर कोई एक केमिकल मॉलिक्यूल होगा, एक कोई कंपाउंड होगा, वो एक दूसरे मॉलिक्यूल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा होगा, एनर्जी निकल रही होगी, एनर्जी डल रही होगी। ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस को केमिस्ट्री के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन अगर मिल जाएगा या कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ये केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री में स्टडी करना होगा। अब तो ये मेटाबॉलिज्म जो है ये भी केमिकल रिएक्शंस की तरह के ही है। सो इनको, ये होते तो जानदार के अंदर हैं, लेकिन अगर इनका फिनोमेना समझना है, इनको एक्सप्लेन करना है, सो यू नीड केमिस्ट्री। सो इन मेटाबॉलिज्म को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये देख लें, ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब देख रहे हैं इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए केमिस्ट्री की मालूमात चाहिए, क्योंकि आपको इस पूरे मेटाबॉलिक रिएक्शन में बहुत सारे एटम्स कंबाइन हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए, मॉलिक्यूल्स हैं। सो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी स्टडी करने के लिए हमें केमिस्ट्री की मालूमात चाहिए होती है। सो ये भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और इसके अलावा ये जो हमारे सेल होते हैं, इनके अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इनकी कंपोजिशन भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये जो सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, इनका एक एक पार्ट
एक एक पार्ट भी जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बना हुआ होता है। जितने भी सेल के अंदर पार्ट्स मौजूद होंगे, एवरीथिंग इन द सेल इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और वही बात है, फिर एटम मॉलिक्यूल के लिए आपको केमिस्ट्री चाहिए होगी। सो ये है जी बायोकेमिस्ट्री। एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक तो जानदारों से हो, बट उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स की बनावट क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन किन मॉलिक्यूल से ये बने हुए होते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उनका पूरा एग्जैक्ट नेचर हमें समझना है। वो सारा मामला बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है फिजिक्स, बायोफिजिक्स। अब ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोलॉजी और फिजिक्स के दरमियान। इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो तमाम फिनोमेना, वो तमाम प्रोसेस हमें पढ़ने होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, जिन्हें समझने के लिए हमें फिजिक्स की मालूमात चाहिए होगी। मिसाल के तौर पे रेडियो आइसोटोप्स, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, ये सब इन्हीं इसी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में आता है। अब ये जो रेडियो आइसोटोप्स हैं, एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको फिजिक्स ने बनाया हुआ है। फिजिक्स इनका काम करने का तरीका, इनकी टेक्निक्स एक्सप्लेन कर पाती है, बट दे आर यूजिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन चीज़ों को बनाया फिजिक्स ने है, चलाना फिजिक्स समझाती है, इसका पूरा वर्किंग जो है वो फिजिक्स एक्सप्लेन करती है, बट इनको इस्तेमाल हम जानदारों में करते हैं। जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये एक मशीन है, एक एक्सरे मशीन है सब। अब आपने एक्सरे भी कराए होंगे, अल्ट्रासाउंड होते हैं जी, शायद यहाँ डायग्राम भी दिखा दूँ मैं आपको। ये अल्ट्रासाउंड है जी। अब ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है, इसकी जो टेक्निक होती है, ये सब कुछ फिजिक्स है। अल्ट्रासाउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी की एक फॉर्म होती है अल्ट्रासाउंड। तो ये फिजिक्स है, ये किस तरह ये मशीन काम करती है, किन टेक्निक्स पर, किन लॉस पर काम करती है, ये फिजिक्स है। बट इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? जानदारों पे कर रहे हैं, ताकि हम उनके अंदर कोई डिसऑर्डर है, कोई फॉल्ट है, उनकी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं, बॉडी के अंदर फिर देखते हैं जी कि कोई इशू है, कोई डिसऑर्डर पाया जा रहा है, तो वो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। तो वो तमाम फिजिक्स के लॉ, टेक्निक्स जिनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, जानदारों पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उनको पढ़ते हैं हम बायो फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस हमारे पास है बायोमेट्री। ये बायोमेट्री जो है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। यहाँ बायोलॉजी के अंदर हम मैथमेटिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का मतलब है जी, आप जानते हैं मैथमेटिक्स जो है बेसिकली नंबर्स हैं जिनके साथ आप कुछ ऑपरेशंस करते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज निकाल दी, रेशियो निकाल दिया, वगैरह वगैरह। अब बायोलॉजी में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। बायोलॉजी में हम बेताश एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट से हमें हासिल होता है डेटा, मालूमात, इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें हासिल होती हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट के नतीजे में किसी बायोलॉजी का आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे आपको डेटा कलेक्ट हुआ। अब उस डेटा को मैथमेटिक्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, रेशियो, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, ग्राफ, टेबल्स, इनका इस्तेमाल करके हम उस डेटा को जो एक्सपेरिमेंट से हासिल हुआ था उसको मीनिंगफुल बना देते हैं, फायदेमंद बना देते हैं। ठीक है, ये सारा काम बायोमेट्री में किया जाता है। बायोमेट्री में क्या किया जा रहा है कि बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाला डेटा मैथमेटिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारा काम बायोमेट्री के डोमेन में आता है। अगली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायोज्योग्राफी। अब ये एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसके अंदर बायोलॉजी ज्योग्राफी से लिंक करती है।
बायोलॉजी का मतलब आप जानते हैं जी, जानदारों को स्टडी करना, जबकि ज्योग्राफी जो है वो जमीन के बारे में पढ़ना। जियोग्राफी, जियो मतलब होता है जमीन, जमीन के बारे में, उसके महल वकूअ के बारे में पढ़ना कि जी कौन सा इलाका गर्म है, कौन सा इलाका ठंडा है, कौन सा इलाका पहाड़ी है, कौन सा इलाका जो है समुद्री इलाका है, ये सब ज्योग्राफी में आ रहा होता है। अब बायोजियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं जी हम? देखिए, हमारे पास इस दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, अब देखें ना, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, चंद एक को छोड़ दें तो बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म खास इलाकों में ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। अब जैसे कैंगरू है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसी तरह जो बनमानस वगैरह है वो आपको अफ्रीका में ज़्यादा मिलेगा। चीता, शेर जो हैं वो भी आपको अफ्रीका के जंगलात में ज़्यादा मिलेंगे। जो पेंगुइन्स होते हैं वो आपको ठंडे इलाकों में मिलते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, इलाकों के हिसाब से इस दुनिया में अलग अलग रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस इलाके में पाया जाता है, ऑर्गेनिजम्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए में, किन रीजन्स में हमें कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, इन सबको पढ़ा जाता है बायोजियोग्राफी में। यहाँ बायोलॉजी क्या हो गई? जानदारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इलाका ठंडे, कौन सा जानवर ठंडे इलाकों में होगा, कौन सा जानवर जो है वो गर्म इलाके में होगा। यहाँ बायोलॉजी हो गई। और ज्योग्राफी क्या हो गई? इलाके आपको पता होने चाहिए, कौन सा इलाका ठंडा है, कौन सा इलाका गर्म है। ठीक है, अब जैसे पेंगुइन है तो बायोलॉजी बताती है कि पेंगुइन एक सर्द इलाके का बर्फीला जानवर है, बर्फ वाले इलाकों में होगा, बायोलॉजी बताएगी। और ज्योग्राफी बताएगी कि दुनिया में बर्फीले इलाके कौन कौन से, तो फिर हमें यूं पता चलेगा कि पेंगुइन इन इन जगहों पे, इन इन इलाकों में हमें मिल सकता है। सो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है, इस चीज को स्टडी करने के लिए हमारे पास है बायोजियोग्राफी। और जो आखिरी आज की हमारी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायो इकोनॉमिक्स। अब ये एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो बायोलॉजी को इकोनॉमिक्स से लिंक कर देती है। इसमें हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। देखिए, आपके पास ऑर्गेनिजम्स जो हैं दुनिया में, कुछ हैं जो फायदेमंद हैं, कुछ जो हैं वो आपके काम के नहीं है। फायदेमंद ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जिनसे आपको कोई फायदा हो, जिनसे आप कोई प्रोडक्ट हासिल कर रहे हो, जिनसे आप जो है वो पैसे बना रहे हो, जिनसे वो आप सेल आउट कर सकते हो, या कोई दूध हासिल कर रहे हैं, जैसे गाय है, गाय से आप दूध हासिल कर सकते हैं, गोश्त हासिल कर सकते हैं। मुर्गी है, मुर्गी से आप अंडा हासिल कर सकते हैं। सिल्क वॉर्म होता है, उससे आप सिल्क हासिल कर सकते हैं। हनी बी है, उससे आप जो है वो शहद हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। जो ऑर्गेनिज्म आपके लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो नहीं पढ़ते। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई सा भी आप ऑर्गेनिज्म ले लें, जैसे एंड्स हो गए, हमारे लिए इतने काम की नहीं है, तो इनको नहीं पढ़ेंगे। गाय, बकरी, गधा, घोड़ा, सिल्क वॉर्म, हनी बी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर स्टडीड अंडर बायो इकोनॉमिक्स। सो ये थी जी आज की क्लास की कुछ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे एक अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।